तो चलो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको, पहले इसको देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे ही को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जहाँ पे नया गुण वाला बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बन गया क्या, पानी, H2O बन गया। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जहाँ पे दो पदार्थ संयोग किया या कोई भी पदार्थ, ऐसे पदार्थ में नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा। हो सकता है संयोग करके निर्माण हो या हो सकता है टूट जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। और ये जो नया पदार्थ बना है वो इस पदार्थ और इस पदार्थ से टोटली डिफरेंट है, एकदम से ही ये क्या है, अलग है। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, जो हम भोजन खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, ये जो पचता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम सांस लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। लोहे पे जंग लगता है, भूरा कलर हो जाता है लोहे का, ब्राउनिश टाइप का। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम जब है ऑक्सीजन के संपर्क में जब जलता है ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, समझे। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एकदम ही अलग है। या दूध से दही का बनना, और समझे, ये है रासायनिक अभिक्रिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अधिकांश में रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे कि कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है और कहाँ पे नहीं हुई है, तो उसका कुछ है जिससे आप पहचान सकते हैं। जैसे इसमें आपको पता चलेगा कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था समझते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस। हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन गया हो, लिक्विड से गैस बन गया हो, या सॉलिड से गैस बन गया हो, गैस से सॉलिड बन गया हो, गैस से लिक्विड बन गया हो। जैसे हमने अभी बताया था ना, एक अच्छा एग्जांपल H2O2, दोनों गैस है, क्या बन गया, H2O बन गया, गैस बन गया, सॉरी गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये अवस्था में ही परिवर्तन है। तो अगर आपको दिख रहा है कि अवस्था में चेंजिंग हुआ है तो मान के चलिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ पड़ा हुआ। अब वैसे अवस्था में परिवर्तन के बाद रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे लोहा पे जब जंग लगता है तो देखते हो उसका कलर बदल जाता है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। या जो चांदी पे काला काला परत जम जाता है ना, वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई पड़ी है। हो सकता है टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ जाए, तापमान हो सकता है बढ़ जाए या तापमान हो सकता है घट जाए। दो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हो सकता है कि गैस का भी उत्सर्जन हो, उससे गैस निकले। जैसे आपने पढ़ा होगा कि C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है तो सबसे पहले आपको CO2 बनता है प्लस, और क्या बनता है, एक आपका H2O बनता है और प्लस क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, ऊर्जा जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। ये पाचन का है, ये जब पाचन टूटता है ना, आपका पाचन होने के बाद जो एनर्जी बनता है यही ग्लूकोज पाचन बनाने के बाद बनता है, और यही ग्लूकोज है ना टूटता है। अब देखिए ये जो CO2 गैस बना इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना ना, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो नाक से। ऑक्सीजन लिए, ग्लूकोज पहले से तैयार है आपके पास, खाना खा के ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ने उस ग्लूकोज को क्रैक किया, तोड़ा, और फिर ये CO2 निकाला। ये गैस का उत्सर्जन ही हुआ है ना। तो गैस जो है ना कभी कभी निकलेगी, बस समझे। जैसे आप अभी देखिए, अभी दिवाली का समय, आप चूना में पानी डालिएगा, चूना जुलाते पड़ने देखते बुलबुला छोड़ते लगता है, गैस आते लगता है, वो क्या है, गैस का उत्सर्जन है, बस समझे। तो इन सब से पता चल जाएगा आपको कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। क्लियर है। अब देखिए दो चीज समझते हैं, अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक वो है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं। उत्पाद क्या है, तो उत्पाद वे है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एक भाग लेता है और एक बनता है। जैसे मैंने वही एग्जांपल चलते हैं जो शुरू से ही ले रहे हैं, H2+O2, ये बना क्या है, H2O बना। तो H2 और O2 क्या है, अभिकारक है। ये पार्टिसिपेट किया, बना क्या, ये उत्पाद बना, ठीक है। जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, इसका निर्माण हुआ है ना रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप, तो ये उत्पाद होगा। अभिकारक जो पार्टिसिपेट करेगा, उत्पाद जो बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिकारक हो गया दोनों, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसको ऐसे बनाते हैं Mg+O2, तो ये बन जाता है Mg। फिर आपको संतुलित करना पड़ता है, जो हम आगे देख लेंगे, संतुलित समीकरण। चलिए अब रासायनिक समीकरण, तो देखिए रासायनिक समीकरण
रासायनिक अभिक्रिया या उसमें भाग लेने वाले पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह से चीजें भाग लेती है, एक अभिकारक लेता है और एक उत्पाद लेता है। याद है, रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीज है ना, जैसे फिर से वही चलते हैं, चलिए पिछले वाला ले लेते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन, MgO लेते हैं। तो देखिए अभिकारक, उत्पाद, भाग लेने वाले, तो भाग कौन लिया, मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो उसको हम रासायनिक प्रतीकों के सहारे या सूत्रों के माध्यम से जो लिखते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर है, रासायनिक अभिक्रिया को, सिंपल से रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके प्रतीक या सूत्रों के द्वारा लिखेंगे तो वही हो जाएगा रासायनिक समीकरण। क्लियर है, कोई दिक्कत? रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। इतना बड़ा नहीं लिखते, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर टूटा मैग्नीशियम बना, फिर ऑक्सीजन बना, या हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर बना आपका जल, ऐसे नहीं लिखते, शॉर्टकट में लिख के काम चलाते हैं, H2 + O2 H2। बस समझे? अच्छा, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, जो एलिमेंट्स होता है उसका हम सिंबल डालते हैं, प्रतीक डालते हैं। जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है, CO2, कार्बन का प्रतीक क्या है, C, तो उसका प्रतीक डालते हैं। और अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। और रासायनिक सूत्र जब भी हम लिखते हैं ना, ऐसे हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन उसके भौतिक अवस्था के द्वारा लिखा जाता है। जैसे H2 + O2 है ना, तो ये क्या बना, जल, H2O बना, तो इसके ना भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। जैसे ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, सॉरी लिक्विड हो गया, लिक्विड है। तो इसके भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा लिखते नहीं है, बट ये नियम है इसका। सबसे पहला नियम ये है कि आपको सबसे पहले जो भी अभिकारक उत्पाद है उसको प्रतीक और सिंबल के द्वारा लिखिए। सेकंड क्या है, जो भी अवस्था है उसका, अभिकारक का जो अवस्था है और जो उत्पाद का अवस्था है उसको एकदम आप सिंबल के सहारे लिखिए, मतलब स्टेज के सहारे लिखिए कि कौन सा स्टेज पे है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया में ताप आप दे रहे हैं तो ताप को दिखलाइए। ताप अगर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप बढ़ गया तो इसको इंक्रीज कीजिए। ताप अगर घट गया तो नीचे, उसी तरह दाब बढ़ गया उत्प्रेरक को कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी चीज अभिक्रिया को ना तेज कर देता है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं, अभिक्रिया हो रही है, स्लो हो रही है, उसको थोड़ा तेज कर देता है। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं ना तो मध्यम कर देते हैं ना, फिर आपको लगता है अरे जाना है थोड़ा सा तेज कर देते हैं, तो फिर आते तेज कर देते हैं, समझे ना, जल्दी बन जाए, होता है ना, ऐसे होता है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया को ना तेज कर देगा। स्लो वाला भी कैटलिस्ट होता है, लेकिन अधिकांश तो कैटलिस्ट का जो प्रयोग है ना वो किसी अभिक्रिया को तेज कर देगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। देख रहे हैं, प्रेरणा दे रहा है उसको, भाई जल्दी हो। मोटिवेशन स्पीकर सुने हो, मोटिवेशन स्पीकर टाइप है वो उत्प्रेरक। हाँ, अच्छा देखिए, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, जिंक सल्फ्यूरिकम अभिकारक। अच्छा, इसको LHS लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RH, ये बना आपका उत्पाद। ये तो अब रासायनिक अभिक्रिया हुई। इस साइड देखिए, रासायनिक समीकरण बनाया। जिंक को उसने जड़न लिखा, कहाँ गया ये, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखा H2SO4, ये बात समझे, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखा, H2SO4। जिंक सल्फेट बना तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बना हाइड्रोजन। बात समझे, ये है रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी ये है रासायनिक अभिक्रिया और ये है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट चले, यहाँ तक में दिक्कत। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, संतुलित रासायनिक समीकरण का ये मतलब है कि अभिकारक इस साइड होगा और इस साइड क्या बन रहा है, उत्पाद बनता है, यही बनता है ना। तो इन दोनों का जो परमाणु संख्या है ना वो बराबर होना चाहिए। इधर जितना एटम्स होना चाहिए उधर भी उतने ही एटम्स होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस है। तराजू में देखते हैं ना, तराजू जब होता है तो जब तराजू ये दोनों का बैलेंस लेता है ना, तो उसी तरह जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण देखेंगे तो वो बैलेंस होना चाहिए। अभिक्रिया तो बैलेंस नहीं होता है, समीकरण को हम बैलेंस करते हैं। इधर वाला परमाणु और इधर वाला परमाणु दोनों का जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे, सो आगे देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है
कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना हम द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं ना उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस उसको हम बदल सकते हैं। बस समझे, न तो हम नया बना सकते हैं ना उसको हम पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझे, बस उसको रूप को चेंज कर सकते हैं। बस समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो उसको ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं उसको, 9th क्लास में पढ़ा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना हुआ उत्पाद है, तो उसका परमाणु भी तो सेम रहना चाहिए ना। जब हम खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, तो क्या परमाणु संख्या ज्यादा होगा या कम होगा? कम हो गया तो इसका मतलब विनाश हुआ, ज्यादा हो गया तो इसका मतलब फॉर्मेशन हुआ। तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से? जब नहीं हो सकता है तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बेटा, जैसे ये द्रव्यमान संरक्षण काढ़ा, इसको है ना सबसे पहले संतुलित कीजिए। जैसे एक है Fe(H2O), Fe3O4H2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे Fe कितना है? एक है। Fe कितना है? एक है। और इधर Fe कितना है? 3 है। एक मिनट, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। अब एक बात बताइए, इधर 1 है और इधर 3 है, तो इधर ये बढ़ गया। लोहा, फेरिक को बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 बराबर है, ऑक्सीजन 1 और 4 है। ये तो द्रव्यमान संरक्षण के विरुद्ध हो गया ना। क्या बोला द्रव्यमान संरक्षण? न बढ़ेगा ना घटेगा, ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, ये बोल रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसको हमको ना संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कैसे करेंगे? जैसे देखिए, यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीपल हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया, फिलहाल के लिए तो बराबर दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 है। यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, देखिए ना। तो इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे इसको, तो ये 4 से मल्टीपल होगा। तो ध्यान देखिए, हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा। इधर वाला हाइड्रोजन मल्टीपल होगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो हाइड्रोजन को क्या कर दिए? 4 से मल्टीपल कर दिए। जैसे हाइड्रोजन को 4 से मल्टीपल किए तो हमको इस हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर भी हाइड्रोजन को 4 से मल्टीपल। अब देखिए 3 3 8 8 4 4, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये सब क्वेश्चन हाथ में होने चाहिए। अब देखिए जिंक इधर कितना है? 1, इधर 1। सल्फेट, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, उसको 1 ही मान लो पूरा। SO4 भी इधर 1, इधर 1। हाइड्रोजन इधर 2। कुछ करना है इसमें? इसमें तो संतुलित है, इसमें संतुलित नहीं था। SO4 सल्फेट बोलते हैं इसको, क्लियर है? SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। CO3 को कार्बोनेट। ये सब थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? NH3 को अमोनिया, NH4 को अमोनियम, समझे? इसी के साथ NH4 SO4 लग जाएगा तो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, समझे ना? CaCO3 लग जाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये सब थोड़ा ध्यान रखा करो। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसको मोटा मोटी है ना इतने भागों में 5 भागों में बांट सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन, समझे? और भी अभिक्रिया होते हैं जो इसके पार्ट्स में आ जाएंगे। मोटा मोटे हम इसमें कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए नाम से ही है, संयोजन अभिक्रिया संयोग करेगी, मिलेगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगी और इससे एक नए पदार्थ को बनाएगी। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और उससे नए उत्पाद बनाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि देखिए ना लिखा गया संयोजन है ना, कंबाइन होगा, मिलेगा। बात समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स, यौगिक क्या होता है? एलिमेंट्स एक पार्ट होगा, यौगिक क्या होगा? बहुत सारे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं H2O बोलता हूँ। H2O क्या है? यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व भी है, ऑक्सीजन भी है। बात समझे? तब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। क्लियर है? तत्व क्या है? जैसे हाइड्रोजन हम बोलेंगे तो ये एकलौता तत्व है, सिंगल है ना इसमें, तो ये तत्व है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। संयोग करके, ठीक है? संयोग करके संयोजन अभिक्रिया एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एक ही उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसको हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है? तो ये H2 + O2 कह सकते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया है।
अच्छा समीकरण संतुलित है, H2 है, H2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अब हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया अब 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4, अब संतुलित होगा। समझे? कोई दिक्कत? तो जहाँ पे 2 को मिलेगा और उससे एक निर्माण होगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया, मिलकर निर्माण करेगा संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन, कोयला कुछ नहीं होता है, कार्बन का रूप होता है। समझे? कोयला का है तो कोयला आप जानते होइएगा, थोड़ा सा अभी पढ़ ही लेते हो कोयला के बारे में, थोड़ा बहुत आ जाता है ज्योग्राफी में भी। कोयला का है ना मेन 4 रूप होते हैं, इसको समझ जाइए। एक सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, सेकंड में होता है बिटुमिनस। भारत में बिटुमिनस बहुत पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट बहुत कम पाया जाता है। तीसरा नंबर का होता है लिग्नाइट, चौथा नंबर का होता है पीट। इसमें सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। कोयला कुछ नहीं, कार्बन का रूप है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ ये तो जानते हैं ना, बहुत सालों पहले कुछ प्लेट टेक्टोनिक टाइप का टाइप आया होगा, जहाँ पे जितने भी जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सीधे सबमर्ज होंगे पेड़ पौधे जितने भी है, बाद में उस पर टेम्परेचर डेंसिटी के चक्कर में वो लोग क्या बन गया, कोयला बन गया। जो जितना टाइम तक रहा सबसे पुराना वो बना एंथ्रासाइट। इस कोयले में आपको 90% कार्बन मिलेगा। कार्बन क्यों मिलेगा? पेड़ पौधे में हमारे शरीर में क्या है, कार्बन ही तो है। पेट्रोल कैसे बना? जो जीव जंतु जमीन के अंदर गए दब गए वो गल के बन गए पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल नहीं बनते हैं, तेल बनता है, तेल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पेट्रोल तो उससे निकाला जाता है। तो कोयला कौन बना? जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर चल गए। ये सब पता है ना आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, नहीं पता नहीं मतलब पता है तो नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ। एंथ्रासाइट में क्या होता है, 90 से 95% कोयला रहता है। इसमें बहुत मात्रा में कोयला है, यानी कि इसको जलाइएगा तो बहुत एनर्जी मिलेगा। बिटुमिनस में कम 80 तक, 70-80, इसमें 60 तक और इसमें 40 से 45। इसको जलाओगे ना तो लगेगा कि पानी ये जल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक जमीन के अंदर नहीं रहा है। समझे ना? तो इस तरह के 4 कोयला। तो कोयला कुछ नहीं, कार्बन का ही रूप है। बात समझे कि नहीं समझे? तो अच्छा ये भी ध्यान रखना, बिटुमिनस को ना कुकिंग कॉयल कहा जाता था। कुकिंग कॉल का मतलब जब भारत में एलपीजी सिलेंडर का इतना नहीं था तो लोग कोयला पे खाना बनाते थे, लकड़ी पे बनाते थे। तो लकड़ी पे से ज्यादा ना लोग लकड़ी पे भी बनाते थे गाँव घर में, लेकिन इधर शहरों में बिटुमिनस। समझे? लकड़ी से गाँव घर में इसलिए बनाते थे, लकड़ी फ्री में मिल जाता था। जाते थे खेत वेत में पत्ता खरड़ के लिए आते थे। समझे? वो तो फ्री में बन गया ना, लेकिन कोयला खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। पत्थर जैसा होता है, हाँ थोड़ा सा कर सकता है। तो कोयले का दहन होता है तो कोई भी चीज जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। तो देखिए कोल सॉलिड अवस्था, कार्बन कोयला ही है ना, सॉलिड है ना, सॉलिड लगा दे। ऑक्सीजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन की अवस्था में कैसे? जब यहाँ पे तुम कोई चीज जलाती हो तो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तभी तो जल रहा है। मोमबत्ती जलाती हो तो कैसे जलाती है? ऑक्सीजन की अवस्था में। नहीं अगर ऑक्सीजन खत्म कर दो तो उस पर गिलास डाल दो तो कुछ देर के बाद क्या होता है? मोमबत्ती क्यों? ऑक्सीजन खत्म। समझ गए ना? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या रूप है? गैस का। 2 1 संयोग, ठीक है, अभिकारक, उत्पाद। छोटी मोटी बातें याद रहेगी। चलिए आगे। जल का निर्माण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, गैस गैस लिक्विड बन गया। क्लियर है? ये तो शुरू से चल रहा है। बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, इसमें आप जल मिलाते हैं, लिक्विड मिलाते हैं तो देखिए क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिससे आप ये बिना बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना यहाँ पे आ गया तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। यहाँ पे अच्छा ये ध्यान रखिए, कैल्शियम है, OH है और 2 यहाँ पे लगा है। ये 2 यहाँ पे लगा दिए, गलत है, ये 2 यहाँ पे है और इसको OH को हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बन गया संयोजन अभिक्रिया है तीनों, ये है ना। अब चलिए, संयोजन अभिक्रिया में एक अभिक्रिया होती है, उसी का एक टाइप होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया कभी कभी खुद नहीं टूटती है तो उसमें ना उष्मा देना पड़ता है। नहीं रुकिए, टूटता नहीं है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब संयोजन अभिक्रिया जब भी बंद होती है ना तो कभी कभी क्या होता है, उसमें से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है, इसीलिए उसको उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, वैसे संयोजन अभिक्रिया जहाँ पे उष्मा का निष्कासन होता है उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन का मतलब निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? जैसे देखो प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 कहाँ पे लगता है? आप लोग जो ऑटो में देखते हैं CNG वाला ऑटो, कुछ नहीं, CNG का एक तरह से CH4 ही है, मीथेन गैस ही है। गैस है, ऑक्सीजन के संपर्क में जल रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में जला है तो देखो CO2 बना, जल बना,
और इससे क्या निकला? उष्मा। बस समझे? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे उत्पादों की संख्या ज्यादा है। बात समझे? उत्पादों की संख्या ज्यादा है या कम है डजेंट मैटर, बस एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से उष्मा छिपी में से उष्मा का निष्कासन होगा, उष्मा उसमें से निकलेगी। क्लियर है? जैसे हम लोग खाते हैं उसमें भी से उष्मा निकलती है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। पचता है, ऑक्सीजन जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलता है। देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। श्वसन भी एक उष्मा से उष्मा छिपी अभिक्रिया है। कैसे? हमारे अंदर C6H12O6 है, पाचन के रूप में है कि नहीं है। ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, निकाल देते हैं, जल देता है जो पसीने उसीने के द्वारा निकल जाता है शरीर के द्वारा, और इसके बाद ये उष्मा देता है। उष्मा मतलब एनर्जी ही है, ये एनर्जी है ना, एनर्जी के फॉर्म में रहता है। तो ये भी क्या है? उष्मा छिपी। श्वसन भी एक उष्मा छिपी अभिक्रिया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद चलते हैं वियोजन। संयोजन में संयोग हो रहा था, वियोजन में टूटेगा। समझे? इसमें क्या होगा? टूटेगा। तो एक अभिकारक जो है ना कई उत्पादों में बढ़ जाएगा। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की हो सकती है। यह अभिक्रिया 3 प्रकार, पहले इसको देख लीजिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये टूटा कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। समझे? तो देखो एक अभिकारक था, 2 उत्पादों में टूट गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की इसलिए कि उसको किस तरह से आप तोड़ते हो। उष्मा दे के तोड़िएगा तो उसमें वियोजन हो गया, हीट देके। करंट देके तोड़ दीजिएगा तो विद्युत वियोजन हो गया, और प्रकाश के सहारे तोड़ दीजिएगा तो प्रकाशीय वियोजन। बात समझे? वियोजन को 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार में किस तरह से तोड़ रहे हैं उसको? उष्मा देके, विद्युत देके, प्रकाश देके। उष्मा द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। समझे? हीटिंग इफेक्ट देके जो करते हैं वो है। अब देखिए इन तीनों को मिलाकर उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसको तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए, उसमें चाहिए, विद्युत वियोजन दे रहे, करंट भी तो एक एनर्जी ही है ना, और तीसरा प्रकाश भी तो दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? उष्मा चाहिए तोड़ने के लिए, तो इसलिए उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, या उष्मा शोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहेंगे जिसको तोड़ने के लिए उष्मा की या एनर्जी की जरूरत होती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अंतर समझे? यहाँ पे उष्मा निकल रहा था, यहाँ पे उष्मा दिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अंतर पता चल रहा है ना? हाँ, तो ये सब करते चलिए, 1-2 नंबर में आ जाता है। और देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान है। विस्थापन अभिक्रिया मान लेते हैं एक अंकुल है, ठीक है, और एक अंकुल की गर्लफ्रेंड है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को समझने, और फिर आ गया आशीष बीच में, ठीक है। आशीष अंकुल से 250 ग्राम की जगह बॉडी बिल्डर, अंकुल से ज्यादा हैंडसम, अंकुल से ज्यादा पढ़ने में तेज, मान लेते हैं। अब बुरा नहीं मान जाना कि भैया मेरे को क्यों हटा रहे, सब चीज है। तो अब इसकी गर्लफ्रेंड अंकुल के साथ रहना पसंद करेगी कि आशीष के साथ रहना पसंद करेगी? तो ये जो है बेचारा आशीष के साथ इसकी गर्लफ्रेंड आ जाएगी। जरूरी नहीं है लड़का लड़की अलग हो, लड़का भी हो सकता है, इसमें कोई वैसा नहीं है। और बेचारा अंकुल क्या हो जाएगा? अकेले रहेगा। यही है विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आशीष ने इसकी गर्लफ्रेंड को विस्थापित कर दिया और अपने साथ ले लिया, यही है विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? जो अधिक अट्रैक्टिव होगा, अधिक क्रियाशील होगा, जैसे ये आशीष अंकुल से ज्यादा अट्रैक्टिव था, हैंडसम था, तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसने छीन लिया या उसकी गर्लफ्रेंड चली गई। तो जब 2 एलिमेंट्स में जो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा वो एलिमेंट उसके पास चला जाएगा। क्लियर है? इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, आशीष अधिक क्रियाशील, अंकुल कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? हटा देगा। चल भाई निकल, तू निकल, पहली फुर्सत से निकल। तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसा जरूरी नहीं लड़का लड़की में लड़की है गई है, हो सकता है कि दूसरा लड़की ही चला आ जाए, नहीं हो सकता। जैसे अंकुल है, ठीक है, और इसकी गर्लफ्रेंड है, और इसी गर्लफ्रेंड की एक दोस्त आ गई, इसकी गर्लफ्रेंड की। अब
ये जो है ज्यादा पैसे वाली, ज्यादा सुंदर, ज्यादा इंटेलिजेंट, सब चीज। अब अंकुल क्या करेगा, इसके साथ चला जाएगा, है ना अंकुल? नहीं, अंकुल कहेगा नहीं मैं वन मैन हूँ, मैं बस इसी के साथ रहूंगा। सब आशीष को भेज देगा ना। हाँ, चलिए लो, मजाक मस्ती है तो चलिए। जैसे देखिए फेरस CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इन दोनों ने अभिक्रिया की। फेरस क्या करेगा, CO को हटा देगा, क्योंकि फेरस अधिक क्रियाशील है, अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव Solid है। है। CO हटेगा, सॉलिड से नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और SO4 के साथ आ जाएगा, तो FeSO4 और CO। इसको अकेला कर दिया, अकेला। अंकुल के साथ हो गया हाल, अंकुल का हाल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अरे 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 आगे ही नहीं है। हाँ, ये बोल रहा हूँ। चलिए, अब लोहे की कील पे भूरे रंग की जो कॉपर की परत जम जाती है, यही है, ठीक है। अब देखिए Zn CuSO4, यहाँ भी Zn ज्यादा अट्रैक्टिव है, और जिस CO को हटा दिया। क्लियर है? अब देखते हैं बेटा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या है, कुछ नहीं है। आगे नहीं बढ़ रहा। ये क्या हो रहा है भाई? बढ़ गया। हुआ था अभी, हो गया। द्विविस्थापन में कुछ नहीं है। द्विविस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में एक करता है ना, द्विविस्थापन में दो करेगा। द्विविस्थापन में जैसे AB है प्लस CD है, लास्ट में तो A जो है C के साथ चला जाएगा और B जो है D के साथ चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? वहाँ पे एकल विस्थापन हो रहा था, यहाँ पे दो जोड़ा है। A C के साथ चला गया और B D के साथ चला गया। समझ रहे हैं ना? तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। चलिए देख लेते हैं। जैसे NO2SO2 है, नहीं ये Na2SO4 होगा, सोडियम सल्फेट है ये थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। प्लस बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, ठीक है। तो Ba जो है सल्फेट के साथ चला आएगा, BaSO4 प्लस सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा, NaCl। फिर इसको आपको क्या करना है पता ही है आपको, क्या करना है, वो संतुलित कर लेना है। क्लियर है? संतुलित ऐसे ऊपर में हुआ पड़ा है, समझे कि नहीं? तो दो जोड़ा हुआ ना, तो इसको द्विविस्थापन करते हैं, दो बार हुआ ना, तो इसलिए द्विविस्थापन। तो ज्यादा है ना। अब चलते हैं भैया अपचयन उपचयन। अपचयन उपचयन बहुत ही आसान है। इन दोनों को मिला के ही रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। हाँ। तो अपचयन देख लेते हैं क्या होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, बात समझे? या में है, या ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे, तो उसको उपचयन बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड में आ जाइए। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, या में है, या में, या तो ये हो या ये हो। और उस वाले में उपचयन में क्या था, या तो ये हो या तो ये हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दोनों का एक साथ अभिक्रिया हो, बढ़े घटे घटे बढ़े, तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में उपचयन, ये उपचयन है बेटा, और अपचयन दोनों हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए दैनिक जीवन में आपको उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव दिखेगा। उपचयन जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, एक होता है संक्षारण, जंग उंग लग जाता है, कोरिजन बोलते हैं इसको, और एक होता है उपचयन। उपचयन गलत लिख दिए। एक होता, और इसमें एक होता है विकृत गंधिता। क्या होता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है कि भोजन जो आपका खराब हो जाता है ना, टेस्ट बदल जाता है, उसी के बारे में। क्लियर है? कोई दिक्कत? संक्षारण क्या होता है? कुछ नहीं होता है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तो धातु का जो ऊपरा परत है ना, ऊपरी परत, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे जंग लगता है, खराब ही हो जाता है ना, धातु है लोहा, उस पर जंग लग गया। एल्युमिनियम पे देखते हैं हरा कलर का परत चढ़ जाता है, ये क्या है, खराब होना। या चांदी पे आप देखते हैं काला काला परत चढ़ जाता है, ये क्या होता है, थोड़ा खराब हो जाता है ना, तो इसी को संक्षारण कहते हैं। तो ये जब होता है जब धातु है ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, या आर्द्रता के संपर्क, आर्द्रता का मतलब पानी के संपर्क में आ जाए। आर्द्रता का मतलब है पानी के संपर्क, पानी का मतलब एकदम पानी नहीं, आपके आसपास भी आर्द्रता है, तब ना बोतल, ठंडा बोतल को रखते हैं तो उसके ऊपर पानी का कण जमा हो जाता है। ये पानी का कण थोड़ी नीचे से आया है, बोतल ठंडा है, हवा टकरा रहा है, हवा में क्या आर्द्रता है और वो उसमें जम जाता है। बस समझे, ये आर्द्रता। या किसी अम्ल के संपर्क में आता है, अम्ल मीन्स खट्टा वाला चीज के संपर्क में आता है, जो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, यानी कि वो खराब होना स्टार्ट कर देता है। लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत रखना, तांबे के ऊपर, सॉरी मैंने एल्युमिनियम बोल दिया, गलती बोल दिया था, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, इसका मतलब है उस पर जंग लग रहा है, संक्षारण हो रहा है।
ऐसे जंग लगना हम शब्द जो बात करते हैं वो लोहे पे बोलते हैं, समझे। लेकिन ये क्या हो रहा है, संक्षारित हो रहा है, कोरिजन हो रहा है, खराब हो रहा है, समझे। उसका ऊपरी परत क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। कमजोर होने के बाद ऊपरी परत क्या हो जाता है, झड़ जाता है। चलिए इससे उपाय भी है कुछ, देख लेते उपाय क्या है। जैसा तो लेपन पेंटिंग कर दीजिए, विद्युत लेपन पेंट करके, समझे। इससे आप इसको बचा सकते हैं। लेकिन नहीं, आप जो हमारे यहाँ जो लोहे का दरवाजा उरवाजा होता है या कुछ चीज़ होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं ना, कि वो जंग से बचाएगा। अब देख लेते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा लिखना मैंने भूल गया हूँ, माफ करिएगा। इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ये भी उपचयन अपचयन का ही है। कुछ नहीं होता है, जिसमें फैट वाला सामान रहेगा या तेल वाला सामान रहेगा, वसा युक्त सामान होगा या तेल में ही फैट होता है। जो वायु के संपर्क में आता है तो ये उपचयित हो जाता है, समझे। वायु के संपर्क में आता है जिससे वो भोजन में ना गंध आ जाता है, यानी कि भोजन खराब हो जाता है। जैसे आप रात में कोई सामान बनाते हो, सुबह सुबह तक खट्टा हो जाता है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं महक गया, पता है ना, बदबू आने लगता है, थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब आता है, तो ये उपचयित हो जाता है, समझे। तो इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्लियर है, विकृत गंधिता, समझे। ये नॉर्मल तो है ना, घर पे आप खाना नहीं ढक के रखते हो, खाना खराब हो जाता है, फ्रिज में रखना भूल गए, खाना खराब हो गया। इसका मतलब क्या है, विकृत गंधिता से बचने का उपाय क्या है, ढक के रखो, जो इसमें वायु नहीं चला जाए, या फ्रिज में रख दो। यही सब है ना उपाय इसके। तो उपाय भी देख ही लेते हैं। रोकने के उपाय, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग। जैसे आप आलू का चिप्स खाते हैं, आलू का चिप्स खाते हैं ना, उसमें कुछ गैस भरा रहता है, लेकिन वो गैस जो है ना ऑक्सीजन वाला गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। ये प्रतिऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन जाएगा तब ना ऑक्सीजन के साथ उपचयित होगा। जब ऑक्सीजन गया नहीं, ऑक्सीजन के साथ उपचयित हुआ ही नहीं, तो वो खराब कहाँ से होगा। तो जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं वो वाला, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं रहता, गैस नहीं रहता, ये नाइट्रोजन रहता है, समझे। या हम ढक देते हैं बर्तन को, अब मान लीजिए इसमें भोजन है, इसको हमने ढक दिया, तो इसका मतलब हमने ऑक्सीजन जाना क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। पहले एकदम जाता, अब थोड़ा थोड़ा जाएगा, रिस्क है, समझे कि नहीं। तो वही है, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के, तो हम लोग के पास वायु रोधी नहीं होता है, तो फिर भी हम खाना लेते हैं, उस पर टोपिया से डाल देते हैं, ढक देते हैं, या सब्जी लेते हैं उसको वो प्लेट से ढक देते हैं। मतलब जाएगा अभी भी, लेकिन उसमें कम जाएगा। लेकिन अगर वायु रोधी बर्तन है तो अच्छा से, जैसे रोटी को क्या करते हैं हम लोग, वो उसमें लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये वायु रोधी बर्तन में रखिए तो बच जाएगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके, यहाँ पे जो हमने देखा था, शीतलन का प्रयोग करके, शीतलन मैंने ठंडा जगह पे रख के, जैसे लाइक अ फ्रीज। देखो ना, फ्रिज में कितना दिन के बाद भी खाना आपका सेफ रहता है इसी के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगला लेक्चर आपको किस में चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।